नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने करने जा रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर, बीएससी बीएड सेकेंड ईयर का लेक्चर नंबर 36वां लेक्चर या पार्ट करने जा रहे हैं। अपनी जो बुक चल रही है जूलॉजी में कोर डेटा चल रही है। अपने इससे प्रीवियस क्लास जो थी उसमें अपने डिस्कस किया था जो मैमेलियन जंतु हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, और मैमेलियंस के हमने पहले करैक्टर देखे। उसके बाद में मैमेलियंस के हमने क्लासिफाई किया था, यानी उसका क्लासिफिकेशन अपने देखा था कि मैमेलियंस जो है उनको किस प्रकार से क्लासिफिकेशन उनका किया गया था। तो क्लासिफिकेशन में आपको बताया था कि जो जी शिम्पन्सन एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इनके क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था अपनी बुक द प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मैमेलिया। इस बुक के अंदर उन्होंने अपने इस मैमेलिया क्लासिफिकेशन को बताया था 1945 के अंदर। इन्होंने बताया कि जो मैमेलिया में 18 जीवित और जो 14 विलुप्त ऑर्डर हैं वो पाए जाते हैं। तो 18 जो जीवित ऑर्डर है जिनको अपने क्लासिफिकेशन में कल देखा था एक मतलब आरेखीय डायग्राम के द्वारा कि जो मैमेलियन का क्लासिफिकेशन है वो किस प्रकार से है। तो वो मैंने कल बताया था कि मैमेलियंस जो हैं इनको दो सब क्लास में बांटा गया है, प्रोटोथीरिया और थीरिया। प्रोटोथीरिया और थीरिया। प्रोटोथीरिया जो जंतु हैं वो प्रथम जंतु हैं, सरल प्रकार के हैं, अंडे देने वाले होते हैं और इनकी कुछ करैक्टर्स जो हैं सरीसृप से मिलते जुलते हैं, इसलिए इनको प्रोटोथीरिया कहा गया है। प्रोटोथीरिया जो है जंतु, इन जंतुओं के अंदर जो है केवल और केवल एक ही ऑर्डर को सम्मिलित किया गया है, वो है मोनोट्रिमेटा। और मोनोट्रिमेटा जो जंतु होते हैं, इन जंतुओं की विशेषता आपको बताई थी कि इनके अंदर जो है मोनोट्रिमेटा के अंदर एकल अवस्कर पाया जाता है, यानी एक ही छिद्र इनके अंदर पाया जाता है। कि मोनो का अर्थ होता है एक और ट्रिमेटा का अर्थ होता है अवस्कर या एक छिद्र नुमा संरचना। तो इनके अंदर अवस्कर पाया जाता है, इसलिए इनको मोनोट्रिमेटा कहा जाता है। मोनोट्रिमेटा के जो एग्जाम्पल्स है वो मैंने बताए थे, ऑर्निथोरिंकस है, इकिडीना है, टैकिकोग्लोसस है, ये सारे मोनोट्रिमेटा के एग्जाम्पल थे। उसके बाद में आपको बताया था कि जो सेकेंड सब क्लास है वो है थीरिया। थीरिया के जो जंतु होते हैं इनके लिए बताया था ये अधिक विकसित प्रकार के और वर्तमान जो समय में हमारे मैमेलियंस जो पाए जाते हैं वो सारे मैमेलिया थीरिया के अंदर आते हैं। और थीरियंस जो जंतु होते हैं वो लगभग मोस्ट जरायुज होते हैं। जरायुज का मतलब होता है पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देते हैं। उसके बाद में आपको बताया था कि जो थीरिया है उसको दो इंफ्रा क्लास के अंदर बांटा गया है, मेटाथीरिया और यूथीरिया। तो मेटाथीरिया जो जंतु हैं इनके अंदर जितने भी मार्सुपियल्स हैं, यानी जिनके अंदर शिशु धनी पाई जाती है, वो जंतु आते हैं, जैसे कंगारू वगैरह। और जो यूथीरिया है, यूथीरिया के अंदर सबसे विकसित और सबसे जो कह सकते हैं कि बुद्धिमान और सबसे अधिक संख्या वाले जो मैमेलियंस है वो यूथीरिया के अंदर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो मैमेलियंस हैं उनको मोस्टली तीन ही भागों में बांटा गया है, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। प्रोटोथीरिया सबसे पहले आए थे, प्रोटोथीरिया के बारे में मेटाथीरिया आए, और मेटाथीरिया के बारे में कौन से हैं, यूथीरिया। तो यूथीरिया जो वर्तमान में जिनमें सबसे ज़्यादा जातियाँ या सबसे ज़्यादा ऑर्डर जीवित पाए जाते हैं। तो आज अपने कल अपने जो क्लासिफिकेशन देख लिया था तीनों को आरेखी के रूप में, आज अपने प्रत्येक सब क्लास और जो इंफ्रा क्लास है उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि उनके क्या क्या करैक्टर होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटोथीरिया की। सबसे पहले अपना जो सब क्लास है वो कौन सी है, प्रोटोथीरिया। प्रोटोथीरिया। तो प्रोटोथीरिया का अर्थ क्या होता है, मैंने बताया था। प्रोटो का अर्थ होता है प्रथम, और थीरिया का अर्थ क्या है, थीरिया का अर्थ या जंतु से है, या यूँ कह सकते हैं स्तनधारी से है, या पशु से है, एक ही बात है। पशु कह दो, या ये शब्द पशु के लिए यूज़ किया जाता है अपने मैमेलिया के लिए, स्तनधारी के लिए। तो प्रोटोथीरिया प्रथम स्तनधारी है या प्रथम जंतु है या पशु है जो मैमेलियंस के अंदर आए थे। और ये माना जाता है कि इनका जो विकास है वो किससे हुआ है, सरीसृप से होता है। से हुआ माना जाता है, क्योंकि इनके जो करैक्टर थे, जैसे अंडा देना, अवस्कर पाया जाना, वो सब
किसके लक्षण थे? सरीसृप के थे। तो दूसरा जो इसका करेक्टर है कि इनका विकास सरीसृप से हुआ माना जाता है। नेक्स्ट जो इसका करेक्टर है, ये अंडे देने वाले आदिम स्तनधारी हैं। ये अंडे देने वाली आदिम का मतलब क्या होता है? जो सबसे पहले आए थे, सबसे कम विकसित हैं स्तनधारियों में, जो सबसे सरल प्रकार के हैं स्तनधारी हैं, सबसे अंडे देने वाले और सबसे आदिम स्तनधारी हैं। नेक्स्ट यदि हम देखें तो ये नियत तापी जंतु होते हैं, आंशिक रूप से जंतु नियत तापी होते हैं, आंशिक रूप से नियत तापी होते हैं। यानी मोस्टली इनका जो तापमान है वो लगभग फिक्स रहता है, वातावरण के अनुसार बहुत कम चेंज आते हैं इसके तापमान के अंदर, तो इसलिए आंशिक रूप से क्या कहलाते हैं? ये नियत तापी कहलाते हैं। इसके अलावा इनके जो अंडे होते हैं बड़े होते हैं, पित्तक युक्त कवच युक्त होते हैं। अंडे बड़े, पित्तक युक्त व कवच युक्त होते हैं। अब चूंकि ये देखिएगा ये जरायुज नहीं है, अब जरायुज नहीं है तो कल मैंने एक बात बताई थी कि जो जंतु जरायुज होते हैं उनके अंडे अपित्त की, अल्पपित्त की प्रकार के होते हैं। तो अल्पपित्त की, अपित्त के अंडे इसलिए होते हैं क्योंकि उनके अंदर जो भ्रूणीय डेवलपमेंट होता है वो माता के गर्भाशय में होता है। तो माता के गर्भाशय में होता है तो उनको अंडों के अंदर पित्त की आवश्यकता नहीं रहती है। परंतु ये जो प्रोटोथीरियन जंतु हैं ये जरायुज नहीं है, ये सारे के सारे अंडज हैं, क्योंकि इनके अंदर जो भ्रूण का परिवर्तन होता है वो अंडे के अंदर होता है। तो परिवर्तन अंडे के अंदर होता है, इसलिए इनके अंडे क्या होते हैं? बड़े भी होते हैं, पित्तक युक्त होते हैं और क्या होते हैं? कवच युक्त होते हैं। अब पित्तक जो कि पोषक पदार्थ होता है, प्रोटीनी पदार्थ होता है जो कि अंडे के अंदर पाया जाता है, और कवच जो कि अंडे को क्या प्रदान करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। इनकी जो स्तन ग्रंथियाँ हैं वो चुचुक रहित होती है, ग्रंथियाँ पाई तो जाती है क्योंकि स्तनधारी है। स्तनधारी का पहला करेक्टर ही है कि स्तन ग्रंथियाँ पाई जाना, परंतु स्तन ग्रंथियाँ चुचुक रहित, निप्पल लेस होती है। चुचुक रहित, इसको हम कह सकते हैं निप्पल लेस होती है, या विदाउट निप्पल होती है, विदाउट निप्पल या निप्पल लेस होती है। निप्पल जो एरिया होता है ये एरिया स्तन ग्रंथि के आगे का एरिया होता है। इस प्रकार से ये एरिया जो स्तन ग्रंथि का ये आगे का जहाँ बच्चा लगाकर दूध पीता है बहुत सेंसिटिव एरिया होता है। ये जो पूरा डार्क एरिया उसको एरिया लामेमी कहते हैं, और यहाँ पर जो उभरा हुआ भाग है इसको क्या कहते हैं? निप्पल कहते हैं। अब चूँकि ये जो जंतु होते हैं इनके अंदर क्या होता है कि पेरेंटल केयर, या यूँ कह सकते हैं कि माता या पिता के द्वारा दूध नहीं पिलाया जाता, इसलिए इनके अंदर निप्पल्स की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि अंडज हैं इसलिए। नेक्स्ट यदि बात करें इनके अंदर ईयर पिना एब्सेंट होता है और कोक्लियर कम कुंडलित होता है। ईयर पिना एब्सेंट होता है वह कम कुंडलित होता है। अब ईयर पिना आपको बताया हुआ है, बाह्य कर्ण का ये जो भाग होता है, बाह्य कर्ण का ये जो भाग होता है ये क्या कहलाता है? ईयर पिना कहलाता है। अब इन जंतुओं के अंदर क्या होता है? ईयर पिना एब्सेंट होता है, पाया नहीं जाता। कोक्लियर जो अपने अंतःकरण के अंदर पाई जाती है, कोक्लियर ट्यूब इस प्रकार से स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, मैंने बताया था आपको। तो इसके अंदर जो ये कुंडलंस पाए जाते हैं प्रोटोथीरिया के अंदर, इन कुंडलन की संख्या क्या होती है? कम होती है। इन कोक्लियर ट्यूब होती जरूर है जो कि अंतःकरण के अंदर पाई जाती है और जो सुनने का कार्य करती है। तो कोक्लियर ट्यूब पाई तो जाती है, कोक्लियर नलिका पाई तो जाती है, परंतु इनके अंदर जो पाई जाने वाली कुंडलन है उनकी संख्या क्या होती है? कम होती है। उसके अलावा इनके अंदर क्लोएका या ऑस्कर पाया जाता है, क्योंकि मोनोट्रिमेटा इसके अंदर एकमात्र ऑर्डर रखा गया। तो मोनोट्रिमेटा का अर्थ क्या है कि जिनके अंदर मोनो मतलब एक, ट्रिम का अर्थ होता है छिद्र, एटाकार था धारण करना विजन, तो जिनके अंदर केवल एक कल छिद्र पाया जाता है। एकल का मतलब यहाँ पर क्या है कि अवस्कर पाया जाता है। मोनोट्रिमेटा जो ऑर्डर है इसका मतलब क्या है? इसके अंदर जो है अवस्कर पाया जाता है, और जो अवस्कर पाए जाने के कारण ये लिख सकते हैं कि इनमें अवस्कर पाया जाता है। अवस्कर की परिभाषा मैंने बताई हुई बार बार, अवस्कर या क्लोएका पाया जाता है, अवस्कर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अवस्कर पाया जाता है। और अवस्कर के बारे में बताया हुआ है कि ऐसा छिद्र जिसमें जनन छिद्र
उत्सर्जित छिद्र और एनस तीनों आकर के एक ही छिद्र के रूप में बाहर खुलते हैं, उसको क्या कहते हैं, अवस्कर कहते हैं। जबकि हम बात करेंगे कि मेटाथीरिया और यूथीरिया, उनके अंदर क्या होते हैं कि ये तीनों ही छिद्र अलग अलग खुलते हैं। उत्सर्जित छिद्र अलग खुलता है, जनन छिद्र अलग खुलता है, और एनस जो है वो क्या है, अलग खुलती है। जबकि इनमें तीनों ही एक संयुक्त छिद्र के द्वारा खुलते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, अवस्कर कहा जाता है। उसके अलावा जो है टेस्टिस पाए जाते हैं। मेल में टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में पाए जाते हैं। एब्डोमिनल कैविटी में पाए जाते हैं। अब एब्डोमिनल कैविटी उधरी गुहा के अंदर पाए जाते हैं। इनके अंदर वर्षण कोश एब्सेंट होते हैं, इसलिए एब्डोमिनल कैविटी जो है वहाँ तापमान उपयुक्त होता है, जिसके द्वारा इनमें शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया चलती रहती है। तो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही जो है टेस्टिस है वो पाए जाते हैं। उसके अलावा इनके अंदर जो है ब्रेन के अंदर कार्पस कैलोसम का क्या होता है, अभाव होता है। ब्रेन में कार्पस कैलोसम का अभाव होता है। अब कार्पस कैलोसम क्या, मैंने बताया था कि अग्र मस्तिष्क जो होता है उसके अंदर दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर पाए जाते हैं, दो प्रमस्तिष्क गोलार्ध पाए जाते हैं। दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्ध को जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाती है, कार्पस कैलोसम कहलाती है। और कार्पस कैलोसम जो है जैसे सेरिब्रल हेमिस्फीयर है उनको अंदर जोड़ता है, तो जो विकसित स्तनधारी है उनके अंदर तो ये पाया जाता है, परंतु प्रोटोथीरिया के अंदर क्या रहता है, ये एब्सेंट रहता है। उसके अलावा यदि हम बात करें दांतों की, तो शिशु अवस्था में दांत पाए जाते हैं। शिशु अवस्था में दांत उपस्थित, परंतु वयस्क में अनुपस्थित होते हैं, परंतु वयस्क में अनुपस्थित होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। तो ये इसकी शिशु अवस्था की विशेषता है कि इसमें दांत पाए जाते हैं, परंतु वयस्क में क्या है, अनुपस्थित होते हैं। उसके अलावा यदि हम बात करें कि दोनों अंडवाहिनियाँ क्या होती है, अलग अलग होती है तथा गर्भाशय योनि से भिन्नित नहीं होती है, यानी कि ये अलग अलग इसमें दिखाई नहीं देते हैं। अंडवाहिनी क्या होती है, अलग अलग होती है। उसके अलावा इसमें शिशन व मूत्र नाल का क्या होता है, अभाव होता है। पेनिस और यूरेथ्रा क्या जो है वो एब्सेंट होती है। पेनिस व यूरेथ्रा एब्सेंट होते हैं। पेनिस और यूरेथ्रा एब्सेंट होते हैं क्योंकि इनके अंदर जो है निषेचन आंतरिक नहीं होता है। उसके अलावा ये जो जंतु मोस्टली है ये कहाँ पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया आदि के अंदर ये पाए जाते हैं। और इसके अंदर एकमात्र ऑर्डर को सम्मिलित किया गया है, कौन सा, मोनोट्रिमेटा। इसमें केवल एक ही ऑर्डर सम्मिलित है, कौन सा, मोनोट्रिमेटा। मोनो का अर्थ क्या होता है, एकल या एक रछिद्र या अवस्कर, और एटा का अर्थ धारण करना, यानी इनमें केवल एकल छिद्र के रूप में क्या पाया जाता है, अवस्कर पाया जाता है, अवस्कर पाया जाता है। एग्जाम्पल इसके अगर हम बात करें मोनोट्रिमेटा ऑर्डर के कह दें या प्रोटोथीरिया कह दें, टेक्किग्लोसस, ऑर्निथोरिंकस, ये मोस्टली क्या है, तस्मानिया, न्यू गिनी, इधर क्या है ये, ऑस्ट्रेलिया, इधर ही मोस्टली ये पाए जाते हैं। इकिडीना, ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं, प्रोटोथीरिया, इकिडीना। आपने मोस्टली इकिडीना जो चेंटिखोर है ये नाम बार बार आता है, तो ये सारे के सारे जंतु किसके अंदर आते हैं, सब क्लास है प्रोटोथीरिया के अंदर। तो प्रोटोथीरिया जो है, स्टूडेंट मैं थोड़ा आपको एक बात बता देता हूँ कि 100% एक क्वेश्चन इसमें से आता है। मैमेलिया का जो क्लासिफिकेशन है इसमें से 100% एक क्वेश्चन मेन एग्जाम में आता ही आता है, चाहे प्रोटोथीरिया के करैक्टर पूछ ले जाए, चाहे मेटाथीरिया के पूछ ले जाए, चाहे यूथीरिया के पूछ ले जाए, एक के करैक्टर डेफिनेटली पूछते हैं। और कई बार क्या करते हैं, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया को
का कंपैरेटिवली कैरेक्टर्स पूछ लिए जाते हैं कि तीनों के अंदर क्या तुलनात्मक भिन्नताएं या समानताएं पाई जाती हैं तुलना रूप में, तो वो अपने आगे इंडेक्स के रूप में देखेंगे। परंतु जब अपने को ये कैरेक्टर ध्यान पड़ जाएंगे तो अपने प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया के अंदर कंपैरेटिव भी अंतरों को बता सकते हैं कि इन तीनों में ये तुलनात्मक रूप से अंतर पाए जाते हैं। तो प्रोटोथीरिया प्रथम स्तनधारी जंतु हैं, विकास सरीसृप से हुआ माना जाता है, अंडे देने वाले आदिम स्तनधारी हैं, आंशिक रूप से नियत तापी होते हैं, अंडे बड़े पित्तकयुक्त होते हैं, कवचयुक्त होते हैं, स्तन ग्रंथियां निपल्स लेस होती हैं, ईयर पिना एब्सेंट और कोक्लियर ट्यूब में कुंडलन कम पाए जाते हैं, अवस्कर पाया जाता है, मेल में टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है, ब्रेन में कार्पस कैलोसम का क्या होता है, अभाव होता है, शिशु अवस्था में दांत उपस्थित परंतु वयस्क में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, पेनिस और यूरेथ्रा क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। और केवल इसमें प्रोटोथीरिया में एक ही ऑर्डर पाया जाता है, कौन सा है, मोनोट्रिमेटा, मोनो यानी जो जिसके अंदर अवस्कर पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल अपने टैकियोग्लोसिस है, ऑर्निथोरिंकस है और एकेडिना है। ये सारे जंतु कहाँ पाए जाते हैं, मोस्टली ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद न्यू गिनी और तस्मानिया आदि जगह पर ये पाए जाते हैं। अब देखिएगा हम सेकंड जो अब सब क्लास पढ़ने जा रहे हैं वो है थीरिया। अब थीरिया को जो है दो सब इंफ्रा क्लास में बांटा गया है, कौन कौन सी, मेटाथीरिया और यूथीरिया। तो अपने अब जो सेकंड सब क्लास है थीरिया, थीरिया की दो इंफ्रा क्लास है, मेटाथीरिया और यूथीरिया। तो थीरिया कह सकते हैं कि थीरिया को पढ़ने के लिए हमें मेटाथीरिया और यूथीरिया को ही पढ़ना पड़ेगा। तो अब हम सेकंड सब क्लास थीरिया को पढ़ रहे हैं। सेकंड सब क्लास कौन सी अपनी, थीरिया। थीरिया के अंदर दो इंफ्रा क्लास है, आपको बताया है। इंफ्रा क्लास कितनी है, दो है, मेटाथीरिया और कौन सी है, यूथीरिया। अब ऐसे देखिए स्टूडेंट कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कई बुक्स के अंदर क्या किया गया, सीधा ही तीन सब क्लास माना गया, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। तो बात वही है, यहाँ हमने थोड़ा सा विस्तृत रूप से देख लिया क्लासिफिकेशन को कि दो सब क्लास होगी, प्रोटोथीरिया और थीरिया। थीरिया की दो इंफ्रा क्लास है, कौन कौन सी, मेटाथीरिया और यूथीरिया। प्रोटोथीरिया पहले है, उसके बाद में मेटाथीरिया है, उसके बाद में कौन से हैं, यूथीरिया। तो अब अपने जो थीरिया सब क्लास को पढ़ रहे हैं, थीरिया सब क्लास का मतलब मेटाथीरिया और यूथीरिया है। दो इंफ्रा क्लास हैं किसके अंदर, थीरिया के अंदर। तो हम पहले बात करने जा रहे हैं इंफ्रा क्लास है मेटाथीरिया। इंफ्रा क्लास मेटाथीरिया। अब मेटाथीरिया की यदि हम बात करें तो मेटाथीरिया का मतलब क्या होता है ये मैं बता देता हूँ कि मेटा का मतलब होता है बीच में, थीरिया का मतलब होता है जंतु या पशु, जो भी हमने बात की थी कि थीरिया का मतलब एक ही रहता है कि पशु या जंतु। मेटाथीरिया का मतलब क्या है, यानी ये ऐसे स्तनधारी हैं जो प्रोटोथीरिया और यूथीरिया के बीच के जंतु हैं, यानी इन दोनों के बीच में स्थित होते हैं वर्गीकरण के अनुसार, इसलिए इनको मेटाथीरिया ही बोला गया है। यानी ये प्रोटोथीरिया से तो अधिक विकसित होते हैं, यूथीरिया से क्या होते हैं, कम विकसित होते हैं। तो मेटा का अर्थ होता है, पहला पॉइंट यदि हम देखें, मेटा का अर्थ होता है बीच में, थीरिया का अर्थ होता है पशु या स्तनधारी। एक ही बात है, यहाँ पशु का मतलब किससे लिया गया, स्तनधारी से लिया गया। तो ये बीच के जंतु हैं, बीच के किसके, प्रोटोथीरिया से ज़्यादा विकसित हैं और यूथीरिया से क्या है, ये कम विकसित हैं। तो इनकी बात अपने तो इनकी बात अपने अब करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपने इंफ्रा क्लास मेटाथीरिया का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, ऐसे जंतु जो कि दोनों के बीच के होते हैं, यानी कि अपने प्रोटोथीरिया और यूथीरिया के बीच के जंतु हैं, दोनों के बीच के लक्षणों वाले जंतु हैं। इन जंतुओं की यदि हम बात करें तो इनके अंदर मार्सुपियम नामक एक क्या एब्डोमिनल पाउच होता है। सबसे बड़ी विशेषता इन जंतुओं में मार्सुपियम नामक एब्डोमिनल पाउच पाया जाता है, जिसमें अपरिपक्व शिशु को रखा जाता है। अब देखिएगा स्टूडेंट, अब मार्सुपियल जैसे मैंने नाम लिया है तो आपके दिमाग में एक ही एग्जांपल आता है, कौन सा, कंगारू। कौन सा आता है इसमें, कंगारू।
क्योंकि कंगारू का मतलब ही हम मार्सुपियम समझते हैं, और मार्सुपियम का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कि जो अपने कंगारू होता है, इस कंगारू के आगे की ओर, यूँ कह सकते हैं अधर सतह की ओर एक थैली पाई जाती है। क्या पाई जाती है कि थैली पाई जाती है, जो कि एब्डोमिनल कैविटी जो होती है उसी का ही क्या होती है, भाग होती है, उसी का ही क्या होती है कि भाग होती है। तो एब्डोमिनल कैविटी का ये भाग जो होता है ये पाउच नुमा होता है, जिससे क्या होता है, जिसके अंदर बच्चों को रखा जाता है। इसके अंदर किसको रखा जाता है, बच्चे को रखा जाता है। थोड़ा सा मैं आपको इसको डायग्राम से दिखाने का प्रयास करता हूँ, ये आप देखिएगा। ये जो पाउच है ये देखिएगा स्टूडेंट्स, ये कंगारू है। कंगारू के यहाँ पर देखिएगा ये थैली है, इस थैली के अंदर बच्चे को रखा हुआ है। यहाँ पर किसको रखा हुआ है, बच्चे को रखा हुआ है। और ये बच्चा क्या होता है, यानी अपरिपक्व शिशु को जन्म देता है। तो अपरिपक्व शिशु को जन्म देने के कारण क्या होता है कि इस जंतु का पूरा परिपक्वन जब तक नहीं होता तब तक जो है ये कंगारू बच्चे को बाहर नहीं छोड़ते हैं, मतलब स्वतंत्र नहीं छोड़ते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं कि जब अपरिपक्व शिशु को जन्म दिया जाता है तो उसको इस थैली के अंदर या इस पाउच के अंदर रख लिया जाता है। और आप देख रहे हैं कि ये थैली है, जो पाउच है, ये यहाँ पर पाई जाती है, इसके अंदर ये बच्चा आपको दिख रहा है। अब यहाँ पर इस एरिया के अंदर इसके अंदर निपल्स पाए जाते हैं, यानी स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती है। तो बच्चा क्या करता है कि स्तन ग्रंथियों से यहाँ पाउच में रहते रहते ही क्या है, दूध पीता रहता है। अब आपको मैं एक बात बता देता हूँ कि जो ये थैली पाए जाने के कारण इस थैली को मार्सुपियम कहते हैं। इस थैली को क्या कहते हैं, मार्सुपियम कहते हैं। और ये एब्डोमिनल कैविटी का ही भाग होता है, यानी उदर गुहा का क्या होता है कि भाग होता है। तो उदर गुहा का ही भाग होता है, और इस थैली को ही क्या कहा जाता है, मार्सुपियम। और जो जंतु जिनके अंदर ये जिसके अंदर ये मार्सुपियल जो पाई जाती है, ये थैली पाई जाती है, उनको मार्सुपियल्स जंतु कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है, मार्सुपियल्स जंतु कहा जाता है। तो मार्सुपियल्स का मतलब ही दिमाग में हमेशा ध्यान रखना कि कंगारू होता है, मतलब क्योंकि कंगारू जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाए जाते हैं, तो कंगारू जो है वो अपने मार्सुपियल का सबसे अच्छा क्या है, एग्जाम्पल है। उसके अलावा यदि हम बात करें जो मार्सुपियल है, वो अब आपको समझ में आ गया और इसका क्या कार्य है, कहाँ पर ये पाई जाती है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, यदि अब हम बात करें इसका नेक्स्ट जो करैक्टर है उसकी, तो इन जंतुओं के अंदर क्या होता है कि उच्च तापीय होते हैं। उच्च तापीय का मतलब ये समतापीय होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं। उच्च तापीय का मतलब यहाँ पर क्या है, वार्म ब्लडेड, यानी एक प्रकार से समतापी होते हैं। क्योंकि अब जैसे जैसे हम प्रोटोथीरिया से यूथीरिया की ओर जा रहे हैं तो विकसित प्रकार के स्तनधारियाँ आ रही हैं, तो उसी का एक एग्जाम्पल अपने मेटाथीरिया है। तो मेटाथीरिया के जंतु जो है वार्म ब्लडेड यानी समतापी होते हैं। इनका तापमान जो है किसी भी वातावरण के अनुसार हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है, इनमें परिवर्तन नहीं होता है। उसके अलावा यदि हम बात करें, इनमें स्तन ग्रंथियों पर चुचुक पाए जाते हैं, चुचुक पाए जाते हैं, जो कि मैंने बताया था मार्सुपियम में खुलते हैं। मार्सुपियम को वैसे मैं एक बात और बता देता हूँ, सामान्य भाषा में शिशुधानी भी कहा जाता है। सामान्य भाषा में क्या कहा जाता है, शिशुधानी। शिशुधानी का मतलब ऐसी धानी यानी ऐसा पाउच या ऐसा खाली स्थान जहाँ शिशु को रखा जाता है, उसको हम शिशुधानी भी कह सकते हैं। मार्सुपियम में खुलते हैं। मार्सुपियम में खुलने का फ़ायदा क्या हुआ कि जो अपरिपक्व शिशु है वो क्या करता है, फिर उन निप्पल से अपने को दूध प्राप्त करता है, दूध पीता है, और जिसे जो है अपना पोषण करते हुए अपने आकार में या अपने डेवलपमेंट को पूरा करता है। इसके अलावा इनमें बाह्यकर्ण उपस्थित होता है, बाह्यकर्ण उपस्थित होता है। एयर पिना जिसकी हम बात करें, बाह्य कर्ण
पिन्ना क्या होता है, उपस्थित होता है। बाह्य कर्ण कह दो या कर्ण पिन्ना उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। बाह्य कर्ण या कर्ण पिन्ना क्या इनमें पाया जाता है। उसके अलावा यदि इनके अंदर बात करें दांतों की, तो दांत जो होते हैं मोनोफायोडेंट तथा हेटेरोफायोडेंट होते हैं। दांत मोनोफायोडोंट व हेटेरोडोंट होते हैं। मोनोफायोडोंट क्या होते हैं, जैसे मनुष्य डाईफायोडोंट होता है, यानी मनुष्य के जीवन में दांत दो बार आते हैं। एक बार अस्थायी दूधिया दांत होते हैं, द्वारा जो दांत आते हैं उनके टूटने के बाद वो कैसे होते हैं, स्थायी या फिक्स दांत होते हैं। तो इसलिए हम तो हैं द्विबारदंती या डाईफायोडोंट, परंतु हम बात करें मेटाथीरिया की, तो ये जंतु मोनोफायोडोंट होते हैं, यानी इनके जीवन में दांत कितनी बार आते हैं, केवल एक बार ही आते हैं। और हेटेरोडोंट का अर्थ होता है विषम दंती, यानी इसको हिंदी में कहते हैं एक बार दंती और इसको कहते हैं विषम दंती। विषम दंती का मतलब क्या होता है कि इन जंतुओं के अंदर जो दांत हैं वो सारी एक जैसे आकार आकृति के नहीं होते हैं, यानी वो संरचना और कार्य के आधार पर अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिनको हम कहते हैं इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर कहते हैं। और इनके अंदर ये वयस्क अवस्था में भी पाए जाते हैं, वयस्क अवस्था में भी पाए जाते हैं दांत में, इनमें मेटाथीरिया के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक यदि हम बात करें तो इनके अंदर जो टेस्टिस होता है वो टेस्टिस सैक में स्थित होता है। टेस्टिस सैक में उपस्थित होता है, सैक में उपस्थित होता है। और अवस्कर इनमें एब्सेंट होता है, अवस्कर या क्लोएका अलग नहीं पाया जाता, अवस्कर एब्सेंट होता है, एब्सेंट होता है, अवस्कर इनमें नहीं पाया जाता। और वृषण जो वृषण कोष में पाए जाते हैं उदर गुहा से बाहर। उसके अलावा यदि हम बात करें कोक्लियर जो नलिका है वो अधिक कुंडलित होती है, कोक्लियर नलिका अधिक कुंडलित होती है, नलिका अधिक कुंडलित होती है। क्या होती है, अधिक कुंडलित होती हैं। अब चूंकि इनके अंदर क्या होता है, परिवर्धन कुछ मात्रा में तो माता के शरीर में होता है, कुछ से अधिकतर जो परिवर्धन है शिशु का वो शिशुधानी में होता है। इसलिए इनके जो अंडे होते हैं वो छोटे होते हैं, पित्तक विहीन और एकवच होते हैं, क्योंकि इनके अंडे जो बाहर इनके अंदर छोड़े नहीं जाते, माता के शरीर में रहते हैं। इसलिए क्या है कि छोटे पित्तक विहीन अंडे, छोटे पित्तक विहीन व कवच विहीन होते हैं, कवच विहीन होते हैं इनके अंडे। तो छोटे होते हैं, पित्तक विहीन होते हैं, कवच विहीन होते हैं, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये अंडे शरीर के अंदर ही रखते हैं, माता शरीर से अंडों को बाहर नहीं निकालती। उसके अलावा यदि इनके अंदर बात करें जो प्लेसेंटा, वो एलेंटोइक प्लेसेंटा है वो एब्सेंट होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो योक सैक प्लेसेंटा है वो पाया जाता है, योक सैक प्लेसेंटा पाया जाता है। अभी प्लेसेंटा का जो वर्गीकरण है, प्रकार है, वो अपने आगे डेवलपमेंट बायोलॉजी के अंदर देखेंगे। अब देखिएगा तो मेटाथीरिया के मुख्य कैरेक्टर्स ये हैं। और अब मेटाथीरिया के यदि हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो मेटाथीरिया जो जंतु है इनका एग्जाम्पल मैंने बता दिया, मैक्रोपस या कंगारू, पैरामिलिस, ये किसके क्या हैं एग्जाम्पल हैं। मैक्रोपस जिसको हम कहते हैं कंगारू, ये इसका क्या सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो अपने देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाए जाते हैं। उसके अलावा क्या है पैरामिलिस, ये भी क्या इसका एक एग्जाम्पल है। तो स्टूडेंट्स आज की जो अपना पार्ट नंबर 36 है, 36वां जो लेसन अपने किए है, इसके अंदर अपने प्रोटोथीरिया और मेटाथीरिया के जो है लक्षण देख लिया। बात तो अपना बचता है शेष यूथीरिया, जिसको अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।